हेलो बच्चों, स्टडी हब में आपका स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आज हम कवर करेंगे पदार्थों का पृथक्करण चैप्टर। एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है ये। और इससे पहले इस चैप्टर का मैंने आधा पार्ट कवर कर दिए हैं। आज नेक्स्ट पार्ट इसका कवर करेंगे। तो ये न्यू सिलेबस बेस्ड है और तीसरा चैप्टर है। तो हम पदार्थों के पृथक्करण के कुछ विधि हम देख लिए थे। आज हम देखेंगे यहाँ से चालन विधि। जैसे हमने निष्पावन विधि, थ्रेसिंग, ये सब देख लिए थे। तो आज कौन सा विधि देखने वाले हैं? चालन विधि। चालन विधि में क्या होता है, कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, इससे के लिए हम चालनी छन्नी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। चालनी या छन्नी का उपयोग करते हैं तथा उसमें क्या डालते हैं? आटा डालते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है बच्चों कैसे इसमें आटा डाल के और यहाँ पे चाला जा रहा है चालनी से। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं। आटे के यहाँ पे देखिए, आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में रह जाती है। आटे के जो छोटे कण होते हैं वो आटों के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ क्या होती है? रह जाती है। प्राय आटे की मील में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसे अशुद्धियों को हटाया जाता है। प्राय आटे की मील में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। कैसे हटाया जाता है? साधारणतया यहाँ पे देखिए, साधारणतया गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियाँ तथा भूसा को निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं। मतलब निष्पावन मतलब कि हवा में जो उड़ाते हैं उसको कहते हैं, और थ्रेसिंग जो थ्रेसर से होता है। तो उसके बाद भी गेहूं में कुछ पत्थर, डंडियाँ, भूसा ये सब रह जाते हैं। तो उसको किसके द्वारा दूर किया जाता है? चालन के द्वारा। आगे है, आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। हाँ, जहाँ पे भवन का निर्माण हो रहा होता है वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे अलग किया जाता है। अब आगे यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फिगर। ये जो रेत को, ये तिरछा रेत से क्या कर रहा है? बड़े चालनी से इसको निकाल जा रहा है। महीन सीमेंट को बाहर निकाल दिया, जो बड़े बड़े हैं वो उसमें रह जा रहे हैं। इस फिगर में देखिए आप, इस फिगर में। नेक्स्ट है क्रियाकलाप 4। कक्षा में एक चालनी, यहाँ पे देखिए, कक्षा में एक चालनी, छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक, पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग, यहाँ पे देखिए, चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनके आमाप में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। चालन विधि का उपयोग किस में किया जाता है? दो ऐसे कण जिसके माप में क्या हो? अंतर हो, यानी एक कण छोटा हो और एक कण बड़ा हो, तब इसको अलग कर सकते हैं चालन विधि द्वारा। नेक्स्ट विधि जो है वो है अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों, यहाँ पे देखिए, चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियाँ कैसे पृथक करते हैं? चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियाँ कैसे पृथक करते हैं? तो देखिए, प्रायः पकाने से पहले चावल तथा दालों को जल से धोया जाता है। प्रायः पकाने से पहले चावल तथा दालों को किससे धोया जाता है? जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती है। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा? अब सोचिए, यहाँ पे देखिए, अब सोचिए बर्तन की तली में, यहाँ देखिए, धूल के कण पृथक हो जाते हैं।
प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती है। अब सोचिए बर्तन में तली, अब कह रहा है कि ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती है। अब सोचिए बर्तन में तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों? क्या आपने देखा है चावल तो तली में चल जाएंगे ना, धूल जो है वो पानी में घुल जाएंगे। क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर क्या गिराया जाता है? बर्तन को थोड़ा टेढ़ा करके, जब आपने कभी देखा होगा मम्मी वगैरह को बच्चों, तो उसको बर्तन को थोड़ा टेढ़ा कर दिया जाता है और बाहर टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों को नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। और मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों को नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। आगे अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए, यहाँ देखिए, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण करते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तारण। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। जिसमें अवयवों को निस्तारण, यहाँ पे देखिए, निस्तारण तथा, यहाँ देखिए, आइए ऐसे अन्य मिश्रण को पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। मिट्टी एवं जल का मिश्रण, अघुलित पदार्थ, यहाँ देखिए, मिट्टी एवं जल का मिश्रण है ये, और अघुलित पदार्थ मिट्टी है, यानी मिट्टी नीचे बैठा हुआ है। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है फिगर में ही कि किसी मिश्रण के दो अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण द्वारा पृथक करना। यहाँ पे देखिए, अवसादन जो नीचे जम जाता है उसके द्वारा भी अलग कर सकते हैं। ऐसे यही सिद्धांत, यहाँ पे देखिए, यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट है, यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को, यहाँ